ग्रीटिंग्स एवरीवन। सो पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। पीडीएफ से उन्हें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो ये हिस्ट्री है बहुत ही लेंदी होती है और इसमें समझने में थोड़ा वक्त लगता है। तो मुझे लगा कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाले जाएं। ऐसे में हम शुरुआत करते हैं यूनिट 3 हम और यूनिट 4 हमारी हिस्ट्री ऑफ प्रिंट एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडिया की। यूनिट 3 हमारी पूरी रेडियो पे बेस्ड है, यूनिट 4 हमारी टेलीविज़न पे बेस्ड है। तो हम एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये चीज़ें सेंस देना शुरू करें। क्योंकि ये यूनिट अगर आप ढंग से पढ़ने के लिए जाएंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ध्यान से इनको पढ़िए। तो शुरुआत करते हैं रेडियो की हिस्ट्री से। So, the phenomenal growth achieved by All India Radio through decades has made it one of the largest media organizations in the world. तो इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि ऑल इंडिया रेडियो इंडिया का ही नहीं पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी ये इतनी ग्रैंडियस नहीं थी, बहुत ही हम्बल बिगिनिंग हुई थी। और ये हमारे देश का पहला रेडियो चैनल तो बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट हमारा जो फर्स्ट रेडियो चैनल जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था वो बॉम्बे में शुरू हुआ था, जिसका नाम था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। इसके कुछ महीने के बाद ही 1923 नवंबर में ही कलकत्ता में रेडियो क्लब कलकत्ता रेडियो क्लब की शुरुआत हुई 1923 में ही। तो यानी कि 1923 में ही जून में हमारा बॉम्बे में रेडियो शुरू हुआ, 1923 में ही सेम ईयर कलकत्ता में हमारा रेडियो की शुरुआत हुई। इसके बाद हमारा जो थर्ड जो अटैम्प्ट जो रेडियो को देखने को मिला वो मद्रास में मिला, मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब नाम से, जिसकी शुरुआत हुई थी 1924 में। इसके बाद हम देखते हैं कि जुलाई 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्ट कंपनी आईबीसी की शुरुआत हुई, जिसका इनाग्रेशन किया हमारे उस वक्त के वॉइस रॉय, ब्रिटिश राज था ऑफ कोर्स, लॉर्ड इरविन ने। इन्होंने इसका इनाग्रेशन किया और 1927 के अगस्त में ही, अगले महीने ही, इन्होंने कलकत्ता में आईबीसी की शुरुआत कर दी। यानी कि जो इंडियन ब्रॉडकास्ट कंपनी थी इसकी पहली ब्रांच तो बॉम्बे में खुली, सेकंड ब्रांच इनकी कलकत्ता में खुल गई। और ये कुछ ज़्यादा दिनों तक चला नहीं, 3 साल के बाद ही 1930 में कंपनी लिक्विडेट हो गई, यानी कि कंपनी डूब गई। पर लेकिन हुआ क्या, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि 1930 में ही हमारी जो सरकार थी, ब्रिटिश राज ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, ओवरटेक कर लिया, आप कुछ भी कह सकते हैं। और इसका नाम बदल करके कर लिया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, SIBC का नाम बदल करके इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस शुरू कर दिया। और क्योंकि सरकारी हो गया था ऑफ कोर्स उस समय के लिए, तो इसमें स्टेट वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये इसका नाम अब हो गया ISBS, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, जो कि शुरू हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड लेबर के अंदर। तो अभी अगर आप देखेंगे तो रेडियो और टेलीविज़न किसके अंदर आता है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर आता है। लेकिन उस वक्त जब फर्स्ट टाइम जब ये शुरू हुआ तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड लेबर के अंडर में आया। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ काफ़ी सारे इवेंट्स हुए 1936 में। 8 जून 1936 में इस इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ISBS का नाम चेंज करके ही ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। तो जो हमारा आज का जो ऑल इंडिया रेडियो है उसको एग्जिस्टेंस कब आया, 1936 में। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो एग्जिस्टेंस में आया ऑफिशियली। उससे पहले उसका नेम क्या था, ISBS, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। और 1930 से पहले उसका नाम क्या था, इंडियन ब्रॉडकास्ट कंपनी। तो ये आपको इस चीज़ की क्रोनोलॉजी समझने की ज़रूरत है। इसके बाद से इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो था, अभी तक इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो ही है। करेंटली ये है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के अंदर आता है ये। और इस तरीके से कई सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर गया, डिपार्टमेंट ऑफ IB और इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स, और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट से गुजरते हुए आज ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट के अंदर काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, हमारे देश में करीब 9 रेडियो चैनल वर्क कर रहे थे ब्रिटिश टाइम पे। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ हम 2 सेपरेट कंट्रीज़ बने, इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्रीज़ बने। तो 6 हमारे इंडिया में रह गए और 3 हमारे चले गए पाकिस्तान में। तो इंडिया में जो थे वो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, तिरुचिरापल्ली एंड लखनऊ,
ये ऐसे जगह थी जहाँ से रेडियो का टेलीकास्ट हो रहा था। ये हमारे कुछ 6 रेडियो स्टेशन थे और 3 चले गए पाकिस्तान में, जिसके नाम थे पेशावर, लाहौर और डेक्का। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अम, जाते हैं 1957 में। अक्टूबर 3 1957 विविध भारती सर्विसेज स्टार्टेड। अभी विविध भारती सर्विसेज क्या है, तो आप लोगों ने कुछ शोज़ देखे होंगे, हवा महल, इनके बारे में सुना होगा शायद अपने पेरेंट्स वगैरह से कि हवा महल, पिटारा, जयमाला, आपकी फरमाइश, ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स थे जो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाए गए। और ये सारे सेंट्रलाइज्ड हेड हो रहे थे किसके थ्रू? विविध भारती के थ्रू। विविध भारती के थ्रू ये सारे प्रोग्राम्स हैंडल किए जा रहे थे। ये सारे प्रोग्राम्स लोगों को एंटरटेन करने के पर्पज़ से बनाए गए थे और इसी ने रेडियो की पॉपुलैरिटी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में काफ़ी हद तक मदद की, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम्स लोगों को काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाते थे। उसके बाद आता है टाइम नवंबर 1 1959। 1 नवंबर 1959 को फर्स्ट टीवी स्टेशन इन दिल्ली स्टार्टेड एज पार्ट ऑफ AIR और इसी का नाम दूरदर्शन है। तो यानी कि हमारा जो आज के टाइम का जो दूरदर्शन है वो ऑल इंडिया रेडियो के अंडर में स्टार्ट हुआ था 1959 में, लेकिन कुछ समय के बाद वो सेपरेट हो गया। अभी हम टेलीविज़न की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम रेडियो में ही स्टिक करते हैं। तो 1957 में in 1956 the name आकाशवाणी was adopted for the national broadcaster। आकाशवाणी, जो ये ऑल इंडिया रेडियो के नीचे आकाशवाणी लिखा रहता है, ये हमने 1956 में अडॉप्ट किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रेडियो से रिलेटेड। इसके बाद हमें जानने की ज़रूरत है कि 1 अप्रैल 1976 को क्या हुआ था। इस दिन हमारा दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो से सेपरेट हो गया। ये 1959 में हमारा दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो एक साथ काम कर रहे थे और 1976 में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो सेपरेट हो गए और फिर इन्होंने अलग अलग फंक्शनिंग करना शुरू किया और आज भी ये अलग अलग ही फंक्शनिंग करते हैं, बट दोनों के दोनों प्रसार भारती के अंडर आते हैं। और 1977 में फर्स्ट FM सर्विस वॉज इनॉग्रेटेड फ्रॉम मद्रास। फर्स्ट FM सर्विस 1977 में शुरू की गई। तो ये कुछ शुरुआती इंसिडेंट्स हैं जो कि बहुत ही याद रखने वाली चीज़ें हैं, जिनका हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण इवेंट जो हुआ वो हुआ नवंबर 23 1997 में। प्रसार भारती कॉरपोरेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब ये प्रसार भारती क्या है और ये इसका एग्जिस्टेंस में क्यों आया है, इसका ऑल इंडिया रेडियो से क्या कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो रेडियो के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? वेल, रेडियो के बहुत ही सुपर सिंपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। 3 ऑब्जेक्टिव हैं: एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। और ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपकी हर क्लास में काम आएंगे। आप किसी भी मीडियम में इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टेलीविज़न के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वेल ये 3 ही ऑब्जेक्टिव्स हैं: एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ये विविध भारती सर्विसेज शुरू हुई, उसमें ये हवा महल, पिटारा, जयमाला, ये कुछ इनसे मिलिए, ये कुछ ऐसे शोज़ हैं जो अपने टाइम के बहुत ही सुपरहिट शोज़ थे। लोग इनके बारे में इन लोग पत्र लिखते थे, अनाउंसर्स उनका रेडियो में जवाब भी देते थे, उन्हें पढ़ते थे और लोगों को फर्स्ट टाइम लाइव होने का एक्सपीरियंस रेडियो के थ्रू हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा था कि लोगों को लग रहा था कि कोई सामने बैठे ही उनके पत्र पढ़ रहा है। तो ये बहुत ही लाइव एक्सपीरियंस लोगों को मिला और ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें थी। उससे पहले ऐसी कोई लाइव जैसी कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं थी लोगों के पास। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाए रेडियो से। तो ये एंटरटेनमेंट पर्पज़ उन्होंने सॉल्व किया। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन हमारे काफ़ी सारी, जब हम हिंदुस्तान में जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज़ थी, हमारी काफ़ी सारी एजुकेशनल पर्पस की कंटेंट जो थे वो रेडियो के थ्रू प्रोवाइड कराए गए लोगों को। इसके बाद बात आती है इन्फॉर्मेशन की। अब इन्फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन
अगर आप ने 1975 की इमरजेंसी पर बेस्ड कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखी होंगी राज्यसभा की, या फिर लोकसभा में, आपको नेट पे मिल जाएंगी। ये डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि 1970 26 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज की, उसका फर्स्ट ब्रॉडकास्ट रेडियो के थ्रू ही हुआ। और लोग नेक्स्ट डे वेट कर रहे थे न्यूज़पेपर का, लेकिन न्यूज़पेपर आए नहीं। अब क्यों नहीं आए, उसका रीज़न ये था कि एक रात पहले ही न्यूज़पेपर जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस थे उनके इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई थी। तो सरकार ने उनकी इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी और सारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, और जितने भी प्रोटेस्टर्स वगैरह थे उन सबको जेल में डाल दिया, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी। ये सारी चीज़ें उन्होंने की। पर ऐसे टाइम पे रेडियो का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया सरकार ने। अब बात करते हैं प्रसार भारती की। तो 1975 में जब इंदिरा गांधी ने सारे मीडिया हाउसेस को पर पाबंदियां लगा दी, सेंसरशिप लगा दी, लोगों को जेल में डालना शुरू किया, और सिर्फ दूरदर्शन और रेडियो का इस्तेमाल किया अपने मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए, तो उन पे सिर्फ वही चीज़ें सर्कुलेट होती थी जो कि सरकार चाहती थी। सरकार बाकी सारी चीज़ों को सेंसर कर देती थी। यहीं से ये बात निकल कर के आई कि सरकार हो सकता है आगे चल कर के इन मीडिया संसाधनों का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए फ्यूचर में भी किया जा सकता है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हमारी जो ऑल इंडिया रेडियो है और हमारा दूरदर्शन है उसे ऑटोनॉमी देने के लिए, उसकी स्वायत्तता देने के लिए, ताकि अपने डिसीजंस खुद ले सके, इसलिए हमने 1997 में प्रसार भारती एक्ट बनाया। इसके साथ ही क्या हुआ कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की जितने भी हमारी एसेट्स थी, लाइबिलिटीज़ थी, डेट्स थे, रीपेमेंट्स थे, और जितनी भी सारी लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह जो भी चल रही थी, वो सारी की सारी अब कौन हैंडल करेगा? प्रसार भारती। और प्रसार भारती ऑटोनोमस बॉडी है जिस पर सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। तो ये डायरेक्ट कंट्रोल से कुछ हद तक छूट देने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई हों, और जो चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आई है आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके या डाउनलोड करके दोबारा सुन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।